हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पटेल की पढ़ाई में। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री की एक मोर लेक्चर, जिसमें हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म के पेज नंबर 9, 10, 11 और कोशिश करेंगे 12th को भी हम लोग आज कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम पास किए हुए आज हम लोग जो आज की लेक्चर है हम लोग को उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ने कल पढ़ लिया था डैट इज़ इसके बारे में, जो कि था एट्रोलॉजिकल एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, हम लोग आज उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आई होप चीज़ें सारी समझ में आएंगी। एक एक लाइन पढ़ेंगे हम लोग, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आपके ध्यान उस पर रूबरू, आप एक बार उससे आप जरूर हो जाओ। कह रहा है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। कह रहा है कि यूरोप में 19वीं सदी में की शुरुआत के दशकों में राष्ट्रीयता एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, याद रखिएगा। तो 19वीं सदी में किससे जुड़े हुए थे? उदारवाद की नीति से, यानी विचार से वो जुड़े हुए थे। अब कह रहा है द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग्स फ्री। और जो लिबरलिज्म है, जो वर्ड जो आया वो कहाँ से आया है? यानी लिबरलिज्म शब्द एक भाषा है मूल रूप से, ठीक है ना, मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि एक लैटिन वर्ड है जो कि आया किससे? लिबर से, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जिसका मतलब ये हो गया कि जो न्यू मिडिल क्लासेस थे, यानी नए मध्यम वर्गों के लिए के जो लोग थे, उनके लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। दैट इज़ लिबरलिज्म। अगर हमारे भाषा में बोला जाए लिबरलिज्म क्या है, तो लिबरलिज्म का मतलब होता है, हम एक लाइन में कह सकते हैं कि लिबरलिज्म दैट इज़ समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, सब कुछ, उसको हम बोलेंगे लिबरलिज्म। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पॉलिटिकली इट इम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कह रहा है कि राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी थी। ठीक है, मतलब ये जो बनी थी हमारी पॉलिटिकली वाइज, वो किससे बनी थी भाई? सहमति से बनी थी। यानी एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो कि लोगों के सहमति से बनी हो। आगे, सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द सेनेटिकल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। कर फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ठीक है, नेक्स्ट, 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवालिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो कह रहा है 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति, समझ रहे हो ना, यानी 19वीं सदी के जो उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। मतलब यानी 19वीं सदी में जो उदारवादी के जो निजी संपत्ति थे, उनके स्वामित्व का भी अनिवार्यता, उसको भी ये बल देता था। सो येट क्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, जिनको जो वोट देने का अधिकार हो उसको सफरेज बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। मतलब क्या भाई? तो कह रहा है कि आप याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वह मत देने और चुनने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी
एंड ऑल वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। कह रहा संपत्ति विहीन पुरुष और महिला, सभी महिला को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यानी जिनके पास पैसा वैसा नहीं होगा उनको प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होने का कोई राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स इंजॉय सफ्रेज। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। आगे, however the Napoleonic code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to the authority of the father and husband। क्या थोड़े समय के लिए हम कह सकते हैं कि नेपोलिक की संहिता, जो नेपोलिक कोड थी, यानी जो नेपोलियन की जो संहिता थी, पुनः सीमित अधिकार वापस आई उनसे। उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। मतलब जो महिला थी उनको पिता और पत्नी, पिता बोले और पति बोल सकते हैं उसको, उसके अधीन उसको कर दिया गया। दैट इज थ्रू आउट द 19th एंड द early 20th century वुमेन एंड नन प्रोप्रिएटेड मैन ऑर्गेनाइज ओपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट। मतलब यह हुआ कि संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाएं। यानी इसके लिए वहाँ पे आंदोलन चला कि महिलाओं को भी क्या किया जाए, एक मताधिकार दिया जाए, विशेष अधिकार दिया जाए। लेकिन कह रहा है इन द इकोनॉमिक स्पेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कहता है कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन, पूंजी मतलब जस्ट लाइक पैसा, आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। एबॉलिशन मतलब खत्म करना। क्लियर? ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। कह 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि भाई हम मिडिल क्लास के हैं, हमें भी क्या दिया जाए, अपना एक अधिकार दिया जाए। चलें आगे। Let us take the example the German speaking region in the first half of the 19th century। कह रहा आइए एक उदाहरण लें, ठीक है, कि 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का क्या हाल था, नहीं था, उसको देखते हैं। कह रहा नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड लीड क्रिएट आउट टू काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट। कह रहा है कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्य का एक महासंघ बनाया था। मतलब छोटे छोटे 39 जो राज्य थे, दैट इज प्रिंसिपैलिटीज, मतलब जो कि राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे, उनको मिलाकर एक महान राज्य बनाया। ठीक है ना, महासंघ बनाया, मतलब एक बड़ा सा एक राज्य बनाया जिसमें कितने राज्य मिले थे, 39। Each these possess its own currency and weight and measure। करा इनमें से प्रत्येक अपनी मुद्रा और नाप तौल की प्रणाली अपनाई थी, सबका अपना अपना पैसा था। A merchant traveling in 1833 from the Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each of them। अब इसका मतलब क्या भाई? तो कह रहा है कि 1833 में हमबर्ग और न्यूरमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजारना पड़ता था और वो हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। कितना परसेंट? 5%। बहुत बड़ी बात है। ड्यूटीज वेर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। कर शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। एज अ रीजन had its own system of weight and measure, this involved time consuming calculation। क्या कह रहा है? क्या इसका मतलब हुआ, चूंकि हर क्षेत्र में अपनी नाप तौल थी, अतः हिसाब लगाने का समय लगता था, है ना, उसको हिसाब लगाने में क्या लगता था, समय लगता था। The measure of the cloth for example was the ely which the in each region stood of for a different length। कह रहा है मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, ठीक है, ये जिसको ELLE एले यहाँ देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं ALLE एले, है ना, जिसकी लंबाई जगह बदलने से के साथ घटती बढ़ती थी।
नो डाउट अभी यहाँ है कहीं कुछ और हो जाएगी। एन एले ऑफ अ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 centimeter of a cloth, in Mainz 55.1 centimeter, न्यूरमबर्ग 65.6 centimeter एंड फेरेबर्ग में 53.5 centimeter। देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि जो कपड़ा नापने का जो मानक था, ठीक है, वो कहता है कि 54.7 सेंटीमीटर मिलता था कहाँ, मेज में, मतलब फ्रैंकफर्ट में कितना 54.7 सेंटीमीटर, मेज में 15.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मतलब हाइबरबर्ग में कितना 53.5 सेंटीमीटर। देखिए कहने का मतलब हो गया कि हर जगह देखिए अलग अलग मेजरमेंट था। तो भाई अब मेजरमेंट अलग अलग हो जाएंगी तो नापने में चीज़ें दिक्कत तो करेंगी। और सबसे मुद्दे की बात थी जो कर लिया जाता था वो वस्तु के आकार और माप पे लिया जाता था। तो सिंपल सी बात है, जहाँ की मापन ज़्यादा होगी वहाँ ड्यूटीज़ कर ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारण रहा। तो भाई इस स्थिति में क्या होगा, आदमी का मूड खराब होगा ही होगा। आगे देखिए, कह रहा such condition were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argue for the creations of a unified economic territory allowing the unhindered movement of the goods, people and the capitals। कह रहा है कि नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। मतलब कुछ ऐसा काम किया जाए कि जहां पर पैसा, वस्तु को लाने जाने में किसी भी तरह का कोई अवरोध ना हो, किसी तरह का कोई रुकावट ना हो। कह रहा है कि इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जोल्वे-राइन वाज फॉर्म एट इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। कह रहा है कि 1834 में प्रसा, नॉट प्रूसिया, प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वे-राइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। क्लियर है? कर द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड द रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। मतलब कह रहा है कि इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया, ठीक है, और मुद्रा की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। यानी जो 30 से मतलब वहाँ पर जो कहने का मतलब हुआ कि जो शुल्क अवरोध थे उनको समाप्त कर दिया गया और मुद्रा की जो संख्या थी वो 2 कर दी गई, मतलब 2 रुपया कर दिया गया। अगर अपने भाषा में बात करें जो पहले कितनी थी, 30 से भी ऊपर थी। तो बहुत बड़ी बात है भाई। आई कह रहा था क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हैसनिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशन एंड यूनिफिकेशन। दैट इज, ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशील बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। नेशनल यूनिफिकेशन का मतलब हो गया राष्ट्रीय एकीकरण में उसको क्या किया, सहायक बनाया। लाइन का मतलब समझिएगा, ठीक है, तभी ये चैप्टर समझ में आएगी, अदरवाइज ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगी। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ कि कोई लाइन में दिक्कत ना होनी चाहिए, उस लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कर रहा है वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। कर रहा है कि उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से मजबूत बनाया। यानी उस वक्त जो राष्ट्रवाद की भावना जो जग रही थी वो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो उसको क्या किया, मजबूत बनाया। यानी कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म वहाँ हो रहा था वो वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन को भी क्या कर रहे थे, बेटर, मजबूत, स्ट्रांग कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। चलते हैं, तब आ गया यहाँ से एक न्यू, दैट इज़ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। मतलब 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवाद। अब ये कंजर्वेटिव है क्या भाई, तो सुनते हैं समझते हैं। कहता कंजर्वेटिव दैट इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज। मतलब एक ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता हो, तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता हो। यानी कंजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो फास्ट ग्रो नहीं चाहते हैं,
वो धीरे धीरे चेंज चाहते हैं, ठीक है ना। और ये कैसी है भाई, तो राजनीतिक दर्शन, मतलब कह सकते हैं कि स्थापित संस्था रिवाजों पर ये बल देता है। मतलब ये तेज बदलाव, मतलब कह सकते हैं कि फास्ट एस्टेब्लिशमेंट पर, है ना, परफेक्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी फास्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, मतलब ये तुरंत जो बदलने वाला जो बदलाव होता है ना, तेज़ी से जो बदलाव होता है, उसकी जगह ये धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी ये आपके तेज़ बदलाव पर विश्वास नहीं करते हैं, जो धीरे धीरे जो बदलाव होता है समाज में, उस पर ये क्या करते हैं भाई, भरोसा रखते हैं। दैट इज़ कंजर्वेटिज्म। अब समझते हैं कि आखिर क्या है इसमें। तो कह रहा है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कहेगा 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। कंफर्म कि जब नेपोलियन हारा तो उस वक्त जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, रूढ़िवाद, दैट इज कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवाद की भावना से क्या थी, वह प्रेरित थी। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट established tradition institution of state and society like monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। मतलब क्या हुआ भाई कि रूढ़िवाद मानते थे कि राज और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। मतलब वो चाहते थे कि ये जो भेदभाव है समाज में वो बना रहे, लेकिन मेरा मानना है कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए था, ठीक है। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of a pre-revolutionary days। कह रहा है क्या भाई कि फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग जो थे क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। मतलब कुछ ही ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे कंजर्वेटिव्स में, उनको ये चीज़ सही लग रहा था, लेकिन मैक्सिमम का ये कहना था कि हमें फिर से उस कंजर्वेटिव सोच में नहीं जाना है जो पहले चल रहा था। अब क्या कह रहा है कि फर्दर रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन that modernizations could in fact the strengthen the traditional institution like the monarchy। लेकिन कह रहा था कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए जो परिवर्तन से उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। मतलब जो कुछ कंजर्वेटिव लोग तो ये देख लिए थे कि नेपोलियन के द्वारा जो चेंज किया गया था वो कहीं ना कहीं समाज के लिए क्या था, सही था, तो वो उसको क्या करते थे, मजबूत करना चाहते थे। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। सिंपल सी बात यह होगा तो राज की ताकत को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। ए मॉडर्न आर्मी एंड द इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमिक, द एबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड द सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ द यूरोप। ये सारे मीनिंग जो इंपॉर्टेंट आए, फेडरलिज्म, सर्फडॉम, सब हमने पहले बताया है। कह रहा है कि एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो ध्यान सुनिए इस लाइन का मतलब। कह रहा है कि मॉडर्न आर्मी मतलब आधुनिक सेना, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब कुशल नौकरशाही, डायनेमिक इकोनॉमी मतलब गतिशील अर्थव्यवस्था, एबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म मतलब सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति। यानी एबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म में क्या हो गया, अब फेडरलिज्म मैंने बताया था आपको सामंतवाद होता है, और सफरडम का मतलब होता है भूदासत्व, इसकी समाप्ति। कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेसी ऑफ मोनार्च ऑफ द यूरोप, मतलब यूरोप के निरंकुश जो राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। मतलब ये सब चीज़ अगर खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो निरंकुश स्ट्रेंथ मतलब एक शक्ति प्रदान करते हैं, नो डाउट। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या हुआ। कह रहा 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रसिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रसा और ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleons met at Vienna to draw up a settlement for Europe। अब कह रहा है क्या भाई कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। देखिए कितनी बड़ी बात थी कि प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। मतलब जो नेपोलियन को जो हराए थे ये सब मिलकर, उसके बाद इन्होंने कहाँ मिला, जाके वियना में एक समझौता किया, ठीक है। अब देखते हैं कि इस सम्मेलन में क्या हुआ भाई। द कांग्रेस वाज द होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक।
क्या कर रहा है? इसका मतलब हुआ कि इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है द डेलीगेट्स, ठीक है, डेलीगेट्स ड्यू अप द ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the change that had come about in Europe during the Napoleon Wars। मतलब क्या भाई कि इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, दैट इज ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है संधि। कौन सी संधि? वियना की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियनी मतलब युद्धों के दौरान हुए थे। मतलब नेपोलियन के युद्ध के दौरान जितने भी चेंज हुए थे उन सबको ये क्या करना चाहते थे? ख़त्म करना चाहते हैं। इस ट्रीटी का ये उद्देश्य था कि जो भी चेंज हुआ नेपोलियन के समय उस चीज़ को क्या करना? ख़त्म करना। दैट इज़ द बर्बन डायनेस्टी विच हैड टू लीज द डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटोरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब कह रहे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश, कौन से वंश? बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन्हें इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। अब सिंपल सी बात है ना, जहाँ जहाँ नेपोलियन कब्जा किया होगा अब वो सत्ता क्या हो जाएगी? वो तो देश राष्ट्र जो भी राज्य होगी वो तो छीन जाएगी, तो वहाँ से उसकी जो कब्जा थी वो चीज़ क्या हो गई? खत्म हो गई। ए सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। कह रहा है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। क्लियर? Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमाउंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। Prussia was given important new territories on its western frontiers। जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं, किसकी बात हो रही है? प्रसा। तो प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। बट जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट that had been set up by Napoleon was left untouched। कह रहा है कि मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, उसको खत्म नहीं किया गया था। ठीक है? इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रसा वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। मतलब पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। क्लियर है? द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्ची दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। करा इसका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। मतलब जो नेपोलियन ने जो वहाँ पर जो राजतंत्र मतलब कह सकते हैं जो बनाया था उसको क्या करना था? जो ख़त्म किया था उसको वहाँ पर फिर से क्या करना था? फिर से लागू करना था। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेट्स। कह रहा है कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। ठीक है? दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट्स एंड द साउट ऑफ द कर्व एक्टिविटीज दैट द क्वेश्चन एंड द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कह रहा वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। मोस्ट ऑफ दैम imposed censorship law to control what was said in newspaper, book, play and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। ठीक है? क्या कह रहा है कि ज़्यादातर सरकारों में सेंसरशिप के नियम बनाए गए जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और मतलब एक तरह कह सकते हैं कि गीतों में जो बातें पर नियंत्रण लगाना था, जिसने फ्रांसीसी क्रांतिकारी से जुड़े एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी से क्या थे? जुड़े थे। द मोनार्की ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन
nonetheless continued to inspire the liberal। अब क्या कर रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति की जरूरत है स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार पर झलकते थे, नो डाउट, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादी को लगातार प्रेरित कर रही थी। दैट इज वंस ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन नई रूढ़िवादी व्यवस्था में के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों ने उठाया गया कि एक मुद्दा था कि प्रेस की आज़ादी। लेकिन इस तरह का मतलब क्या हुआ कि जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था जो आई उसने ऐसा आलोचना उठाया कि नहीं भाई, प्रेस को आज़ादी दिया जाए। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि प्रेस पर भी क्या किया जाए, शिकंजा कसा जाए। लेकिन जो नई रूढ़िवादी आई वो प्रेस को आज़ादी दिलाना चाहता था। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो क्या कर रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कह द क्लब ऑफ चिंतको एनोमस, ठीक है, कैरिक्यूचर डेटिंग टू C8020, मतलब कहता चिंतकों क्लब की 1820 में आपस में बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र है। क्या कहता है भाई, देखिए तो कह रहा है कि द प्लेक्यू ऑन द लेफ्ट बियर्स ऑफ द स्क्रिम्सन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टुडे मीटिंग हाउ लॉन्ग वी थिंक बी अलाउड टू अस। कह रहा है कि बाईं तरफ की पट्टी रखी पर लिखा है कि आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। ठीक है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाएं तरफ के बोर्ड पर नियमों की सूची है जिसमें लिखित शामिल है क्या भाई, द बोर्ड ऑन विच द राइट लिस्ट ऑफ द रूलर्स क्लब्स विल इंक्लूड द फ्लोइंग, दैट इज द साइलेंस इन द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ द लर्न सोसाइटी। मतलब इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। एंड दूसरा क्या कह रहा है, टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय द मेंबर ऑफ द क्लब मे succumb to the temptations of the speech, muzzles will be distributed the member upon entering। कर ऐसी कई स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहर बांटे जाएंगे। मतलब यदि कोई बेवजह बोलेगा तो उसके ऊपर मोहर लगा दिया जाएगा, इसकी मुंह बंद कर दिया जाएगा। सोचिए ये ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है, गौर से आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के मुंह पे पट्टी भी बंधा हुआ है, देखिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात थी भाई। चलते हैं आगे, दैट इज़ रिवोल्यूशनरीज, दैट इज़ क्रांतिकारी। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर्स ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। कह रहा है कि 1815 के बाद मतलब 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय के अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। मतलब ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरिस्ट थे जो कि क्या हो गए, लिबरल नेशनलिस्ट थे जो अंडरग्राउंड हो गए। कह रहा है कि सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन टू रिवोल्यूशनरीज एंड सेपरेट देयर आइडियाज। कह रहा है कि बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभरा है। भाई जब तक संगठन नहीं होगा तो जितने भी सेना होंगे, क्रांतिकारी होंगे, उनको ट्रेंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पे क्या हो गई कि कुछ गुप्त संगठन नए नए बन के सामने आए। टू कहे के लिए भाई, टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम इवेंट टू कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड फाइट फॉर द लिबर्टी एंड द फ्रीडम। और कह रहा है कि उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। दैट इज मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो शो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कर ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी आखिर हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब जो भी क्रांतिकारी बने उनका एक ही उद्देश्य था कि आपको लिबरलिज्म के विरुद्ध, मतलब जो स्वतंत्रता कह सकते हैं उसको हम, इसके लिए आपको लड़ना होगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं मोनार्की का विरोध करना ही होगा। इसके लिए लिबरलिज्म का क्या हो गया, एस्टैब्लिशमेंट किया गया। वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रिवोल्यूशनरी, दैट इज जुपेसी मेज़नी, लिखा हुआ मेज़नी लेकिन पढ़ते हैं इसको, याद रखिए मेज़नी। Born in Guyana in 1807, became a member of secret society of the Carbonari। कह रहा है कि
एक ऐसा ही व्यक्ति इटली के क्रांतिकारी जुपेसी मेत्सनी, उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ। जेनोवा में कहता है कि वह कार्बोनारी ग्रुप का एक गुप्त संगठन का सदस्य था। एज अ यंग मैन 24 ही वॉज सेंट इन टू द एक्साइल इन द 1831 फॉर द अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशनरी इन लिगोरिया। मतलब क्या है कि 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। मतलब उसको बाहर निकाल दिया गया कि लिगोरिया में वो क्या कर रहा था, क्रांति कर रहा था। इसके लिए उसको क्या कर लिया गया, वहाँ से जो पार्टी थी सदस्य उसको बाहर निकाल दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन, जिसको हम बोल सकते हैं मार्सलेस, और दूसरा था एंड द यंग यूरोपियन ब्रेन, हु मेंबर्स वेयर लाइक मिंडेड यंग मैन फॉर द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जब उसको बाहर निकाल दिया गया तो अपना संगठन स्थापित करेगा ही भाई। जैसे पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले लोग मतलब युवा थे। कह रहा है कि मेत्सनी बिलीव दैट द गॉड हैड इन 10 नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। कह रहा है कि मेत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। इसे कह रहा है कि इटली छोटे राज्य और प्रदेश के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। ठीक है, इट हैड टू बी फॉर्म इनटू द सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन द वाइडर अलायंस ऑफ द नेशन। मतलब क्या हो गया कि उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनानी थी। मतलब उन सबको एक साथ जोड़कर एक मुक्त एक राष्ट्र बनाना था, समझ रहे हो ना। यानी गठबंधन के अंदर जोड़कर सबको एकीकृत गणतंत्र बनाना था, एक राज्य बनाना था। दिस इज द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटलियन लिबर्टी। कराया एकीकरण की ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। मतलब जब तक वहाँ यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण नहीं आता, वहाँ पर मुक्ति नहीं आती वहाँ के लोगों को, समझ रहे हैं। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेयर सेट अप इन द जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेत्सनी रिलेटेंस पोजीशन ऑफ मोनार्की एंड हिज विजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइटेड टू कंजर्वेटिव्स। कह रहा है कि मेत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों एवं अपने स्वयं से मेत्सनी ने रूढ़िवादी को हरा दिया। मतलब वो राजतंत्र का विरोध करना चाहता था और स्टैब्लिश करना चाहता था किसको, प्रजातंत्र को, और जिसकी वजह से वो क्या किया, रूढ़िवादी को वो क्या कर दिया, हरा दिया। कहता मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। और मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसको, मेत्सनी को। तो सोचिए मेत्सनी इतना बड़ा भयानक इंसान था। तो यही हमारी लेक्चर थी आज जो ख़त्म हुई। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसकी बात की जो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पेज 12 थी, तो हम लोग ने पेज 12 तक इसको हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगी हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज 13 को। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नाइस डे, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी जरूर वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलें।